नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कृषि। तो कक्षा 8 और कक्षा 10th में कृषि से रिलेटेड देखिए चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 में जो कृषि का जो चैप्टर दे रखा है उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर जो कक्षा 10th में जो चैप्टर दे रखा है भूगोल की किताब में, उसे हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपने बताना है कि इनमें किससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शंस आपको ऑप्शंस यानी कि आपको सूची 2 दे रखी है, आपने इससे मेल करना है इस सूची को, सूची 1 को। तो देखिए सेरिकल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। सेरिकल्चर में क्या होता है? तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यानी कि रेशम के कीटों का पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है। बीटी कल्चर अंगूरों की खेती से रिलेटेड है। और हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो सेरिकल्चर रेशम, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूरों से रिलेटेड है और हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फूलों और फलों की खेती से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपने बताना कि इनमें से, इन तीनों कथनों में से कौन से कथन या कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है पहला कथन। जैविक कृषि में पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जा सकता है। तो आपने बताना इनमें से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए पहला ही कथन सिर्फ सत्य है, दूसरा कथन भी गलत है और तीसरा कथन भी गलत है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 2 और 3। तो देखिए गहन निर्वाह, अगर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में धान यानी कि चावल मुख्य फसल होती है। ये कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आपने बताना कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ये देखिए गहन निर्वाह कृषि की बात की जा रही है और इससे रिलेटेड ही कथन दिए गए हैं। तो देखिए तीनों ही कथन क्या है? सत्य, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। यानी कि गहन निर्वाह कृषि क्या है? जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए कृषि करता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने बताना कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। तो आप बताना कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए केवल दूसरा कथन ही सत्य है, पहला कथन गलत है। तो देखिए पहला कथन गलत क्यों है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। उसमें क्या लिख रखा था? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की जगह क्या आएगा? चलवासी पशुचारण शामिल है। एक तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है किसमें? आदिम निर्वाह कृषि में। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जन्म होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद बेभूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को देहन एवं कर्तन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि स्लैश एंड वर्ण कृषि। नेक्स्ट है कि चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यानी कि 2 एवं 4। चलवासी पशुचारण पद्धति किन राज्यों में प्रचलित है? तो 2 और 4, यानी कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए किन किन राज्यों में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। देखिए इससे पहले हमने बात की गहन निर्वाह कृषि और उसके बाद बात की स्थानांतरित कृषि, अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि।
तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल है। तो आपको ने बताना कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो 1 और 2 कथन सिर्फ सही है, 1 और 2, तीसरा कथन क्या है, गलत। अब तीसरा कथन गलत क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए 1 और 2 कथन ही सत्य हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक जो कृषि है उसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो ये तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें रोपण कृषि, मिश्रित कृषि लेकिन निर्वाह कृषि शामिल नहीं है। मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और तीसरी कौन सी, वाणिज्यिक अनाज कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस देखिए आपने बताना कि उपरोक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा कि इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। तो किस प्रकार की कृषि के बारे में बात की जा रही है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए ये बात की जा रही है वाणिज्यिक अनाज कृषि की। किसकी बात की जा रही है, ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, वाणिज्यिक अनाज कृषि की। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि। तो रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपने ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य यानी कि फॉल्स हैं। तो पहला कि इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो देखिए केवल दूसरा कथन क्या है, असत्य। पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन भी सत्य है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, असत्य। और इसमें यही पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा केवल 2। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि के उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो दूसरा कथन क्यों गलत था, क्योंकि उसमें दे रखा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इस कृषि के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, ना कि शीतोष्ण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो देखिए मिश्रित कृषि में, मिश्रित कृषि, देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है कुछ एग्जामों में कि मिश्रित कृषि से अभिप्राय। तो देखिए मिश्रित कृषि से क्या अभिप्राय है कि कृषि के साथ पशुपालन, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि। कृषि के साथ, उसमें ऑप्शन दे रखा था कृषि के साथ पशुपालन। तो जी आप याद रखेंगे कि कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए करना, तो उसे हम क्या कहेंगे कि मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धान, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपने क्या बताना, असत्य है। तो देखिए आप इन कथनों को पढ़िए ध्यान से। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, डी, कि भारत का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, पहला स्थान है चीन का। तो इसके अलावा देखिए ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। देखिए ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बन सकता है कि चावल के लिए जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो चीका युक्त जलोढ़ मृदा। चीन का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है, इसलिए जो चौथा कथन दे रखा वो क्या है, गलत। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा दोमट मृदा। चावल के लिए कौन सी थी, चीका युक्त जलोढ़ मृदा, और गेहूं के लिए दोमट मृदा। गेहूं के वर्धन काल यानी कि बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है।
इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसमें भी भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपने बताना कि कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, तीसरा कथन गलत है। और क्यों गलत है अब हम ये जानेंगे। तो देखिए पहला कथन क्या था, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की कृषि के लिए गर्म और आर्द्र, इस कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। और गेहूं के लिए भी कौन सी थी? दोमट मृदा। कॉफ़ी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। लेकिन क्या दे रखा था ऑप्शन में कि समतल समतल भूमि, तो इसके लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्नों को हल कर लेने के बाद आपको अभी भी ये लग ही रहा होगा कि जैसे आप चैप्टर को ही पढ़ रहे हो, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में और हर एक जो भी बुक में उस चैप्टर जो जो भी डिस्कस कर रखा है वो सारे से मैंने प्रश्न उन सारी तमाम जानकारी को प्रश्नों में इंक्लूड किया है। तो देखिए पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। नेक्स्ट है कि चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और आपने बताना कि कौन से कथन असत्य हैं। पहला कि चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए वर्षभर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो कौन से कथन असत्य हैं? तो देखिए पहला और तीसरा कथन क्या है? असत्य है। पहला कथन भी असत्य है यानी कि गलत है। तीसरा भी चाय की कृषि के संदर्भ में ये जो बात कही गई ये गलत है। केवल दूसरा कथन सत्य है। लेकिन क्वेश्चन पूछे गए कौन से कथन असत्य हैं, तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। जो दूसरा कथन है वो सत्य, तो जिसे आप याद रखेंगे कि चाय की कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, देखिए ऑप्शन में दे रखा था उष्ण जलवायु यानी कि गर्म लेकिन ठंडी जलवायु जो राइट आंसर होगा, और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। सॉरी, तो देखिए उसमें दे रखा था ऑप्शन में लेटराइट मृदा, तो इसके लिए भी सुअपवाहित दोमट मृदा, और कॉफ़ी के लिए भी सुअपवाहित दोमट मृदा, गेहूं के लिए भी दोमट मृदा, और जो चावल की खेती के लिए उसके लिए क्या थी? चीका युक्त जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है या सबसे अधिक उत्पादन करता है? राज्य, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वे है कर्नाटक राज्य। देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी कृषि की शुरुआत बूदन की पहाड़ियों से हुई है और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? तो किस योजना के अंतर्गत? तो पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसका कार्यकाल क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? 1951 से 1956। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार जो इसका मुख्य लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो किस राज्य से की थी? आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में थोड़ा हम और जानकारी देख लेते हैं। देखिए विनोबा भावे की गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने भूमिहीन ग्रामीणों को
80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे ही भूदान के नाम से जाना जाता है। भू यानी कि जमीन, जा जमीन, और दान मीन्स दान में देना, इसलिए इसे इस आंदोलन को कहा जाता है भूदान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो भूदान आंदोलन। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। जो कक्षा 8 में जो कृषि का चैप्टर दे रखा है भूगोल की किताब में, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो भी जानकारी उसमें दे रखी है, महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी वो सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगला चैप्टर जो अगली वीडियो रहेगी वो भी कृषि से रिलेटेड ही रहेगी, और कक्षा 10th में जो कृषि से रिलेटेड जो जानकारी दे रखी है, अगले प्रश्न अगली वीडियो उससे रिलेटेड होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।